हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। बिना सूचना के जेएसएससी कार्यालय के घेराव करने वाले छात्र संघों पर होगी कड़ी कार्रवाई। सचिव ने जारी किया पत्र। जेएसएससी के सचिव सुधीर कुमार गुप्ता ने पत्र जारी कर विभिन्न छात्र संघों को चेतावनी दी है। सचिव ने कहा कि अगर किसी भी छात्र संगठन ने बिना सूचना जेएसएससी कार्यालय का घेराव किया तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। आयोग ने छात्र संघों को पत्र जारी कर चेतावनी तब दी है जब कार्यालय घेराव की कथित सूचनाएं मिल रही थी। पत्र में सचिव ने कहा कि परीक्षा रद्द करवा कर रहेंगे नारा एक साजिश का हिस्सा है। आयोग ने आंदोलन के पीछे गहरी साजिश का अनुमान जताया है। झारखंड स्किल कॉन्क्लेव, सीएम आज धनबाद को देंगे 178 करोड़ रुपए की सौगात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सोमवार को धनबाद आएंगे। वह बलियापुर हवाई पट्टी पर आयोजित झारखंड स्किल कॉन्क्लेव 2024 में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस दौरान सीएम धनबाद जिले को 178 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देंगे। वह 129 करोड़ 30,29,063 रुपए की 133 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही 48 करोड़ 81,90,836 रुपए की 84 योजनाओं को उद्घाटन करेंगे। दामोदर नदी में डूबने से एक ही परिवार की 3 बच्चियों की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। रामगढ़ जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के सिरका कहुआ बेड़ा ऊपर टोला में नदी में नहाने के दौरान एक ही परिवार की 3 बेटियों की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों के साथ साथ पूरे गांव में मातम पसरा है। रामगढ़ गश्ती पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार सिरका कहुआ बेड़ा ऊपर टोला में अनिल प्रजापति की पुत्री सिमरन और संध्या तथा बबलू प्रजापति की पुत्री छाया गांव से सटे दामोदर नदी में नहाने गई थी। नहाने के दौरान एक लड़की नदी में डूबने लगी। उसने शोर मचाया तो दोनों बहनें उससे बचाने वहां पहुंची, लेकिन वे भी भंवर में फंस गई और देखते देखते तीनों लड़कियां नदी में डूब गई। बच्चियों को डूबता देख पास में स्नान कर रहे लोगों ने शोर मचाया तो गांव के कुछ लोग मौके पर पहुंचे और तीनों लड़कियों की नदी से बाहर निकालकर नए सराय अस्पताल में लाए, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बारे में नगर परिषद के वार्ड नंबर 17 की पूर्व वार्ड सदस्य अनूप विश्वकर्मा ने बताया कि नहाने के दौरान तीनों बच्चियों की नदी में डूब गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें बाहर निकाला और नए सराय अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने तीनों बच्चियों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। घटना की जानकारी मिलने के बाद रामगढ़ थाना के शहरी गश्ती दल के पुलिस पदाधिकारी बीरबल हेम्ब्रम मृतक के घर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ले रहे। 22 अगस्त से खाली पड़ा है जेपीएससी अध्यक्ष का पद। सिविल सेवा सहित 5 परीक्षाओं का परिणाम है लटका। जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष का पद पिछले महीने के 22 तारीख से खाली पड़ा है। 21 अगस्त को डॉक्टर नीलिमा करकेट्टा का कार्यकाल खत्म हुआ। उसके बाद से लेकर अब तक किसी को अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। अध्यक्ष के नहीं होने से कई परीक्षाओं का परिणाम बाधित है। सबसे बड़ा परीक्षा माने जाने वाली 11वीं सिविल सेवा के मुख्य परीक्षा का परिणाम भी रुका हुआ है। 342 पदों के लिए हुई इस परीक्षा में करीब 5600 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। सभी मुख्य परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे ताकि इंटरव्यू की तैयारी में जुट सके। इसके अलावा सीडीपीओ की भी मुख्य परीक्षा का परिणाम रुका हुआ है। करीब 64 पदों के लिए 1600 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे। इसके अलावा फूड सेफ्टी ऑफिसर के 56 पदों के लिए 600 से अधिक अभ्यर्थी परिणाम का इंतजार कर रहे। सिविल जज के 138 पदों के लिए 1500 अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले इन छात्रों को यह डर सता रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव आचार संहिता की घोषणा हो जाए और उनकी परीक्षा अटक जाए। छात्र लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए। अब वकीलों को भी मिलेगा एयर एम्बुलेंस की सुविधा। झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति की बैठक रविवार को झारखंड हाईकोर्ट के महाअधिवक्ता कार्यालय सभागार में हुई। बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों के जेपी सरकारी वकील, एसजीपी समेत जिला स्तरीय ट्रस्टी समिति के अधिकारी शामिल हुए। इसमें मुख्य रूप से बीते दिनों किए गए डेथ क्लेम से जुड़े 2 करोड़ रुपए की राशि का चेक वितरण किया गया। यह राशि जिलों के ट्रस्टी मेंबर के पदाधिकारियों को दी गई। महाअधिवक्ता राजीव रंजन को झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने 2 बड़ी जानकारियां उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि ट्रस्टी एवं राज्य सरकार के संयुक्त मद से मिलने वाले बीमा में वकीलों के परिवार के सदस्य भी लाभान्वित होंगे।
चाहे वे उनके माता पिता हो, पति पत्नी हो, 25 साल से कम उम्र के बच्चे हो या उसकी विधवा बहनें, सभी इस बीमा से लाभान्वित होंगे। जमशेदपुर में दिन दहाड़े गोलीकांड, युवक की गोली मारकर हत्या। जमशेदपुर के मानगो उलीडी थाना क्षेत्र में रविवार को बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान विकास गुप्ता के रूप में की गई है। घटना दरभंगा डेयरी के पास मानगो डिमना रोड पर हुई। गोलीबारी के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना स्थल पर अफरा तफरी मच गई। इसके बाद घायल विकास को एनजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि गोली विकास की गर्दन में लगी थी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। उलीडी और मानगो थाना की पुलिस घटनास्थल पर मौजूद है। पुलिस ने स्थानीय दुकानदारों और घरों के लोगों से पूछताछ की। मिली जानकारी के अनुसार विकास गुप्ता एक कुख्यात अपराधी के लिए काम करता था और उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मानगो थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने बताया कि घटना के कारणों का पता जांच के बाद चल पाएगा। अपराधियों की पहचान की कोशिश की जा रही। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस दिन आ सकता है झारखंड सीजीएल का परिणाम। झारखंड सीजीएल परीक्षा, जिसका आयोजन 21 और 22 सितंबर को पूरे राज्य में किया गया था, वह इन दिनों काफ़ी विवादों में है। दरअसल कई छात्र यह आरोप लगा रहे कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, लेकिन अब आयोग की तरफ से इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है। इसी बीच 26 सितंबर को परीक्षा का आंसर की जारी कर दिया गया था और अब जल्द इस परीक्षा के परिणाम भी देखने जा सकते हैं। बता दें कि बीते दिनों जेएसएससी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें आयोग के प्रमुख ने यह जानकारी दी थी कि ठीक अगले दिन आंसर की जारी कर दी जाएगा और ऐसा ही हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि 2 से 3 दिनों के अंदर ओएमआर शीट की स्क्रीनिंग शुरू हो जाएगी और जल्द ही परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। तो इस हिसाब से कई लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के परिणाम 10 से 15 अक्टूबर के बीच जारी हो सकता है। बता दें कि परिणाम घोषित होने के बाद चयनित उम्मीदवार का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जल्द उन्हें नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाएगा। दुर्गा पूजा में कोल कर्मियों की हुई चांदी, त्यौहार में मिलेगा 95,000 का बोनस। त्यौहार के सीजन में कोल कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। करीब 6 घंटे चली बैठक के बाद कोयला कामगारों का 2024 के लिए परफॉर्मेंस लिंक रिवार्ड बोनस तय हो गया है। प्रत्येक कोयला कामगार को 95,000 रुपये का बतौर बोनस राशि मिलेगा। 2023 में 85,500 रुपये का भुगतान हुआ था। रविवार को नई दिल्ली में आयोजित हुई मानकीकरण समिति की बैठक में यूनियन ने 1.5 लाख रुपए का प्रस्ताव रखा था, जबकि कोल इंडिया प्रबंधन ने 85,000 रुपये देने की बात कही है। इस पर लंबी बहस और चर्चा हुई। बाद में यूनियन ने 1,25,000 रुपये देने को कहा। प्रबंधन इस पर राजी नहीं हुआ। यूनियन लीडर्स मीटिंग से बाहर निकल गए और आगे की बातचीत के लिए रणनीति बनाए। बैठक दोबारा शुरू हुई। अंत में कोल इंडिया को मजदूर यूनियन के बीच 95,000 रुपये पर सहमति बनी। झारखंड में विधानसभा चुनाव, एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर फंसा पेंच। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर भाजपा, आजसू और जेडीयू में खींचतान जारी है। अब इस गठबंधन में हिस्सेदारी पाने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी ने भी दावेदारी कर दी है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि हम सभी तरह के विकल्पों के साथ आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पास एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने का भी ऑप्शन है। वहीं हम अकेले चुनाव लड़ने के बारे में भी सोच रहे हैं। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान रविवार को धनबाद में जन आक्रोश रैली को संबोधित करने से पहले रांची एयरपोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान जब पत्रकारों ने उनसे पार्टी के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सभी विकल्पों के बारे में सोच रही है। पार्टी ने हाल ही के वर्षों में यहाँ एक मजबूत जनाधार वाला संगठन तैयार किया है। जब मेरा जन्म हुआ था उस वक्त बिहार झारखंड एक था। इस वजह से ये मेरी जन्मभूमि है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आगे कहा कि झारखंड मेरे पिता की कर्मभूमि रही है। ऐसे में पार्टी ने तय कर लिया कि वह हर हालत में चुनाव लड़ेगी। फिलहाल गठबंधन या अकेले चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि जब तक अधिसूचना आएगी तब तक इसे भी अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इससे पहले झारखंड लोजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया था कि पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान को एनडीए गठबंधन के तहत धनबाद विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाना चाहती है।
कैसे हो निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वोटिंग, पीपीटी के जरिए चुनाव अधिकारियों को दी गई जानकारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के निर्देशानुसार राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन से संबंधित पदाधिकारी का बैचवार 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उनके कार्यालय स्थित प्रशिक्षण कक्ष में आयोजन किया गया। 26 सितंबर से आयोजित प्रशिक्षण सह रिवीजन कार्यक्रम का 29 सितंबर को समापन किया गया। इस सत्र में प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के नोडल SLMT, DLMT उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं SLMT को राष्ट्रीय स्तर एवं जिला स्तरीय प्रशिक्षक द्वारा निर्वाचन संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण सत्र में पदाधिकारी को बताया गया कि निर्वाचन के उनके पहले के अनुभव एवं आयोग द्वारा समय समय पर जो प्रशिक्षण दिया जा रहा उसका एकमात्र उद्देश्य है निर्वाचन प्रक्रिया सहज बनाते हुए स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराया जा सके। इस सत्र में भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन से जुड़े प्रत्येक प्रक्रिया के लिए तैयार उचित मापदंड एवं दिशा निर्देशों पर बिंदुवार पीपीटी के माध्यम से जानकारी दी। साथ ही इन पीपीटी के सॉफ्ट कॉपी पेन ड्राइव के माध्यम से भी सभी पदाधिकारी को उपलब्ध कराया गया है। प्रशिक्षण सत्र में मतदान दलों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां, मतदान दलों के लिए ईवीएम, वीवीपैट, मतदाता, मतदान समय प्रबंधन, मतदान दिवस पर वेबकास्टिंग, बीएलओ के मतदान के पूर्व संध्या और मतदान दिवस के कर्तव्य, वॉलेंटियर के कर्तव्य, माइक्रो ऑब्जर्वर की भूमिका और जिम्मेदारियां, सेक्टर अधिकारी के मतदान की पूर्व संध्या पर जिम्मेदारियां, सेक्टर अधिकारी का मतदान दिवस पर जिम्मेदारियां, सेक्टर अधिकारी द्वारा गलतियां, त्रुटियां और IT अनुप्रयोग, पोस्टल बैलेट आदि का प्रयोग किया गया है। ईवीएम सह सामग्री प्राप्ति केंद्र अधिकारी और कर्मचारियों के कर्तव्य नियंत्रण कक्ष और मतदान दिवस निगरानी प्रणाली ऐप, फॉर्म भरना, सील करना और पैकिंग करना जैसे विभिन्न विषयों पर पदाधिकारी को प्रशिक्षण किया गया। 2 अक्टूबर को दोबारा होगी चुनाव क्विज 2024 की ऑनलाइन परीक्षा। इसी दिन प्रकाशित होंगे परिणाम। राज्य के लिए चुनाव क्विज 2024 की ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन स्थानीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा दिनांक 29 सितंबर को किया गया था। यह परीक्षा पंजीकृत प्रतिभागियों के लिए प्रातः 9 से 9:30 बजे के मध्य लॉगिन के साथ प्रारंभ होनी थी, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों के कारण कई प्रतिभागियों को लॉगिन में कठिनाई आई, जिस कारण वे अपनी परीक्षा पूरी नहीं कर सके। हालांकि बाद में तकनीकी कमी को दूर कर लिया गया, लेकिन तब तक कई प्रतिभागी अपनी परीक्षा पूरी करने से वंचित रह गए। इसके दृष्टिगत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने चुनाव क्विज 2024 के ऑनलाइन परीक्षा का पुनः आयोजन दिनांक 2 अक्टूबर को कराने का निर्णय लिया है, ताकि सभी प्रतिभागी को समान अवसर प्राप्त हो सके। पुनः होने वाले इस परीक्षा के लिए लॉगिन दिनांक 2 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के मध्य किया जा सकेगा। लॉगिन के उपरांत परीक्षा पूरी करने के लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा। पंजीकृत प्रतिभागियों द्वारा यह परीक्षा लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर या मोबाइल किसी भी माध्यम से दी जा सकती है। वित्त मंत्री के खिलाफ FIR पर बोले सुप्रियो भट्टाचार्य, ये कोर्ट का बीजेपी पर सर्जिकल स्ट्राइक है। JMM प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर तीखे हमले किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ FIR दर्ज होने की खबर उन्होंने कहा कि कल का दिन महत्वपूर्ण रहा। कल न्यायालय ने बीजेपी पर सर्जिकल स्ट्राइक किया और यह सर्जिकल स्ट्राइक बीजेपी के असली चेहरे को उजागर करने वाला है। कहा कि विभिन्न छापों के माध्यम से तत्कालीन और वर्तमान वित्त मंत्री कॉरपोरेट घरानों की किस प्रकार पैसे का दोहन करती थी और यह पैसा बीजेपी के अकाउंट में ट्रांसफर होता था, इसकी जांच होनी चाहिए थी। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड में चुनाव आने वाले हैं। 15 दिन में प्रधानमंत्री दोबारा झारखंड आ रहे हैं। एक साथ 4 मुख्यमंत्री आ रहे हैं। कौन कब आ रहा पता नहीं चल रहा। कोई नुक्कड़ सभा कर रहा तो कोई अनाउंसमेंट कर रहा। इस तरह से चीज़ आगे बढ़ रही है। कहा कि हरियाणा में भी चुनाव है, लेकिन वहां बीजेपी के इतने नेता नहीं जा रहे। महाराष्ट्र कोई नहीं जा रहा। यहां आकर बीजेपी बस घुसपैठ कर रही है। यहां की बीजेपी के लोग यहां पर इतना घुसपैठ कर रहे हैं कि अब बीजेपी के लोगों को यहां पर रोक लगानी पड़ेगी। मैया सम्मान यात्रा के 7वें दिन कारवा पहुंचा। पश्चिमी सिंहभूम जिला के मनोहरपुर में उमड़ा महिलाओं का सैलाब। मैया सम्मान यात्रा के 7वें दिन की शुरुआत पश्चिमी सिंहभूम जिला के मनोहरपुर स्थित मणिपुर मैदान में हुई। मैया सम्मान यात्रा के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मंत्री बेबी देवी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दूरदर्शी सोच के कारण ही राज्य की महिलाएं आर्थिक रूप से सबल हो रही है। कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि अब महिलाएं कमजोर नहीं है, वे आत्मनिर्भर बन रही है। उन्होंने सांसद जोबा मांझी का उदाहरण देते हुए कार्यक्रम में आई
हजारों महिलाओं से कहा कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी मुश्किलों का सामना किया और आगे बढ़ी है। सरकार महिलाओं के साथ है, आप भी आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की यही सोच है। मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि इस योजना के आने से राज्य की महिलाएं बहुत खुश है। महिलाओं के शिक्षित होने से पूरा परिवार शिक्षित होता है। सरकार की सोच है कि गांव की महिलाएं घर से बाहर निकले और आगे बढ़े। उन्हें आर्थिक समर्थन सरकार देगी। गांव के विकास से झारखंड का विकास होगा। सरकार ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के माध्यम से अब तक झारखंड की लाखों महिलाओं को आर्थिक लाभ दिया है। सांसद जोबा मांझी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लाई गई झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की पहल बहुत सराहनीय है। उनकी सोच दूरदर्शी है। वे झारखंड को विकास के पथ पर आगे लेकर जा रहे हैं। सर्वजन पेंशन योजना, अबुआ आवास योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना जैसी योजनाओं की शुरुआत कर झारखंड वासियों को इन योजनाओं से जोड़ रहे हैं। राज्य की हर महिला आत्मनिर्भर बने, इसी सोच के साथ झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। मेदिनीनगर में ठेकेदार के घर पर अंधाधुंध फायरिंग, 15 राउंड चली गोलियां, जांच में जुटी पुलिस। पलामू मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के 12 लोटा हनुमान नगर में एक ठेकेदार के घर पर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। अपराधियों ने ठेकेदार के घर पर करीब 15 राउंड फायरिंग की। फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी भाग निकले। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है। परिजनों ने बताया कि मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के हनुमान नगर निवासी राघवेंद्र सिंह ठेकेदार हैं। वे किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। इसी बीच बाइक पर सवार 3 अपराधी घर के पास पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। राघवेंद्र सिंह के परिजनों ने पुलिस को आवेदन दिया है। परिजनों ने एक व्यक्ति पर शक भी जताया है, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले में प्राथमिकी भी दर्ज कर ली है। पुलिस ने घटनास्थल से 13 खोखे बरामद किए हैं। परिजनों ने पुलिस को बताया कि घर पर करीब 15 राउंड फायरिंग हुई। मैनिफेस्टो जारी करने से पहले कांग्रेस लोगों की राय लेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि एक महीने में 24 जिले में 25 संवाद आपके साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका समापन हो गया है। इस दौरान सभी जिलों में संगठन की संपूर्णता के संबंध में बातें सामने आई है। चुनाव को लेकर समितियां की बैठक चल रही है। इसी कड़ी में पूरे झारखंड के डेलीगेट्स, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, विधायक, सांसद, मंडल अध्यक्ष सहित अन्य नेताओं की बृहद बैठक 30 सितंबर को आहूत की गई है, जिसमें प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, सप्तगिरी शंकर, उल्का श्री बेला प्रसाद, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उपस्थित रहेंगे। इसी दिन मैनिफेस्टो कमेटी के लोगों से भी वरीय नेतागण मिलेंगे। सत्य, अहिंसा, शांति के अग्रदूत महात्मा गांधी की जयंती को पूरे विश्व स्तर पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी जयंती पर चुनावी अभियान प्रारंभ करने के अवसर पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलनों का स्मरण एवं विस्तृत चर्चा की जाएगी। इस दौरान टाना भगतों का विशाल कार्यक्रम बिजुपाड़ा में सोमा टाना भगत की प्रतिमा के समक्ष किया जाएगा। केंद्र सरकार खरीदेगी पलामू की अरहर दाल, कृषि मंत्री ने कहा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए उठाएंगे कदम। झारखंड के पलामू पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से कहा कि पलामू की अरहर दाल काफ़ी मशहूर है। केंद्र यहां से दाल खरीदेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। किसानों के खेतों पर सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाएगा। यहाँ की नदियों का पानी बहकर बेकार हो जाता है, इसे उपयोग में लाया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पलामू की भूमि उर्वरा है। यहाँ कृषि उपज की संभावना असीम है। सरकार यहाँ मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराएगी। शिवराज सिंह चौहान ने संस्थान के नामकरण की जटिलता को लेकर कृषि उच्च अधिकारियों से नाराजगी जताई और इसे काम के अनुरूप बनाने के निर्देश दिए, ताकि आम जनता को इसके उद्देश्य का पता चल सके। चौहान ने कहा कि नाशपाती, अरहर दाल और मूंगफली समेत कई फसलों के लिए पलामू और झारखंड की भूमि उपजाऊ है। इसके समुचित विकास की जरूरत है। केंद्र सरकार हर मदद देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि वह योजना बनाकर चरणबद्ध तरीके से पलामू समेत पूरे झारखंड को कृषि क्षेत्र कार्य के लिए जल्दी कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। उन्होंने पलामू के उपायुक्त शशि रंजन को भरोसा दिलाया कि केंद्र उन्हें हर संभव मदद करेगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, पलामू डीसी शशि रंजन, एसडीएम सुलोचना मीना समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। झारखंड में सक्रिय है अलकायदा के 6 और आतंकी गिरफ्तार। डॉक्टर इश्तियाक के इस खुलासे की जांच कर रही पुलिस। राजधानी रांची से गिरफ्तार रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर इश्तियाक ने पुलिस पूछताछ में
एक सनसनीखेज बात का खुलासा किया है। इश्तियाक के मुताबिक झारखंड में आतंकी संगठन अलकायदा के 6 और संदिग्ध सक्रिय हैं। इश्तियाक के इस खुलासे के बाद झारखंड एटीएस ने आतंकियों की तलाश तेज कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक एटीएस अधिकारियों को संदिग्ध लोगों के नाम और रहने के स्थान की जानकारी मिली है। इस जानकारी के आधार पर सत्यापन और सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। पुलिस की जांच के बाद संदिग्धों की गिरफ्तारी होगी। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस और झारखंड एटीएस की टीम ने साथ मिलकर 24 अगस्त को राज्य की 16 जगहों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में उन्होंने रेडियोलॉजिस्टिक डॉक्टर इश्तियाक समेत 5 लोगों को अलकायदा संगठन से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली से 3 सितंबर को फील्ड वेरिफिकेशन के लिए चान्हो लाई की गिरफ्तार रेडियोलॉजिस्टिक डॉक्टर इश्तियाक समेत सभी संदिग्धों ने पुलिस पूछताछ में कई अहम जानकारी दी थी। उन्होंने झारखंड एटीएस को बताया था कि रांची के चान्हो, लोहरदगा के कुडू और हजारीबाग के 6 संदिग्ध अलकायदा मॉड्यूल का हिस्सा है, जिन्हें ट्रेनिंग के लिए राजस्थान भेजने की तैयारी थी। एटीएस एसपी ऋषभ झा ने कहा कि संदिग्धों का सत्यापन की तरह पूछताछ के बाद गिरफ्तार सभी अपराधियों को फिर से रिमांड पर ले लिया जाएगा। रांची में आज 30 सितंबर को 7वें राष्ट्रीय पोषण माह का समापन 11,000 सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों का होगा उद्घाटन। राजधानी रांची के शौर्य सभागार में सोमवार को 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का समापन समारोह आयोजन किया गया है। देश भर के 11,000 से अधिक सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। मौके पर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, झारखंड की मंत्री बेबी देवी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव समेत झारखंड के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के समापन समारोह में झारखंड सरकार द्वारा मिशन पोषण 2.0 के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। सक्षम आंगनबाड़ी को बेहतर पोषण, प्रारंभिक बचपन की देखभाल एवं शिक्षा सुलभ कराने के उद्देश्य से मजबूत, उन्नत और पुनर्जीवित किया गया। सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र की खास विशेषताओं में एलईडी स्क्रीन, स्वच्छ पेयजल के लिए जल निष्पादन प्रणाली, प्रारंभिक बचपन की देखभाल एवं शिक्षा के लिए सामग्री, बाला, बिल्डिंग एज, लर्निंग एड, पेंटिंग, विभिन्न खाद्य पौधों एवं जड़ी बूटियों को सुलभ कराने एवं कुपोषण से लड़ने के मिशन में मदद करने वाली पोषण वाटिका सहित उन्नत बुनियादी ढांचा शामिल है। पोषण माह के समापन समारोह में देश भर के 11,000 से अधिक सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। साहब को क्लर्क पर भड़कना पड़ा भारी, वीडियो हो वायरल और एसोसिएशन से लिया ये एक्शन। रामगढ़ डीसी ऑफिस में पदस्थापित सामाजिक सुरक्षा सहायक निदेशक शंकर प्रसाद और उनके नाजिर के बीच शनिवार को जमकर बहस हो गई। दोनों के बीच की बहस तूतू मेमे से शुरू होकर मारपीट की भाषा तक पहुंच गई। कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों ने सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा शंकर प्रसाद का एक वीडियो भी बनाया जो खूब अब वायरल हो रहा। इस वीडियो में पदाधिकारी के द्वारा अपने कर्मी को चप्पल से पीटने की बात कही जा रही है, साथ ही लगातार कार्रवाई करने की धमकी भी दी जा रही है। दूसरी तरफ कर्मचारी भी गलत काम नहीं करने की बात कह रहा है। वह यह भी कह रहा है कि वह किसी से डरता नहीं है, गलत कार्य करने का दबाव देने के बावजूद वह नहीं करेगा। उसने अपने ऊपर कार्रवाई करने की भी बात कही। साथ ही यह भी कहा कि मैं इस कार्यालय में बेइज्जत होने नहीं आया हूँ। पदाधिकारी तू तड़ाक से बात कर रहे थे और कर्मचारी उनके लिए सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। यह मामला सामने आते ही रामगढ़ जिले का क्लर्क एसोसिएशन भी एक्शन में आ गया। चंद पलों के बाद ही यह मामला रामगढ़ डीसी चंदन कुमार तक पहुंच गया। क्लर्क एसोसिएशन ने पदाधिकारी के खिलाफ शिकायत भी की और इस मामले में हस्तक्षेप कर उचित कार्रवाई करने की मांग की। डीसी चंदन कुमार ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में कर्मचारी और पदाधिकारी के बीच किस बात को लेकर मतभेद है, इसका पता लगाया जा रहा है। दोषी पाए जाने वाले पदाधिकारी और कर्मी पर उचित कार्रवाई होगी। गढ़वा में हाथियों ने महिला को कुचल कर मार डाला, एक घायल, गुस्साए ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। गढ़वा जिले के रमकंडा थाना क्षेत्र के दुमू हवा जंगल में रविवार को सुबह जंगली हाथियों के झुंड ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। दरअसल जंगली हाथियों ने एक 50 वर्षीय महिला को कुचलकर मार डाला। मृत महिला की पहचान रिमिस मिंज के रूप में हुई है। वहीं उसके साथ मौजूद स्वर्गीय रुइस कुजूर की पत्नी दिलमानी टोपो भी घायल हो गई है। जानकारी के मुताबिक रविवार की सुबह रिमिस मिंज अपने साथी दिलमानी टोपो के साथ बेरिया जंगल की ओर गई थी। उसी वक्त जंगली हाथियों ने उन दोनों पर हमला कर दिया। दिलमानी टोपो ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, हालांकि बचाव के दौरान वह भी घायल हो गई है।
पुलिस पिकेट हटाने के विरोध में गिरिडीह में सड़क जाम, ग्रामीणों ने जताई नक्सल गतिविधियां बढ़ने की आशंका। गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड में पुलिस पिकेट को बंद करने के फैसले के विरोध में ग्रामीणों ने रविवार सुबह डहुआ टांड चौकी सड़क को जाम कर दी। मामला भेलवा घाटी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक रविवार को चौकी पिकेट को बंद करके जवान रवाना होने लगे थे। इसकी जानकारी होते ही ग्रामीण पिकेट के पास पहुंचकर जवानों व पदाधिकारियों से नहीं जाने का आग्रह किया। इसके बाद सड़क को जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना था कि नक्सल गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए 77 वर्ष पूर्व गिरिडीह के भेलवा घाटी थाना क्षेत्र में पुलिस पिकेट बनाकर जैब जवानों को तैनात किया गया था। पुलिस पिकेट बनने के बाद इस क्षेत्र में नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगने के साथ साथ लोगों को सुरक्षित माहौल मिला, लेकिन पुलिस पिकेट हटाने के निर्णय से असुरक्षा का माहौल उत्पन्न हो जाएगा। चौकी से कुछ दूरी पर ही बिहार का जंगली इलाका शुरू हो जाता है, जहां अब भी नक्सलियों का विचरण होता है। पिकेट हटने के बाद नक्सली पुनः इस क्षेत्र में अपनी गतिविधियां बढ़ा सकते हैं। वायरल वीडियो मामले की जांच करने रांची के नामकुम सीओ ऑफिस पहुंचे एसडीओ। रांची के सदर अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ उत्कर्ष कुमार के नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीम ने रविवार को नामकुम अंचल कार्यालय पहुंचकर स्थल जांच की। इस दौरान नामकुम के पूर्व सीओ, अंचल अधिकारी और कर्मियों के बयान दर्ज किए गए। प्रभार लेने वाले नामकुम के अंचल अधिकारी राम प्रवेश कुमार को भी अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने वायरल वीडियो को गंभीरता से लेते हुए एसडीओ को स्थल पर जाकर 24 घंटे में जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। सदर अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने सोशल मीडिया एवं न्यूज चैनलों में प्रसारित नामकुम अंचल में प्रभार लेने के लिए ताला तोड़कर सीओ ने लिया चार्ज। वायरल वीडियो के संबंध में जाँच की। नामकुम के पूर्व अंचल अधिकारी प्रभात भूषण सिंह एवं कर्मियों के इस संबंध में बयान दर्ज किए गए। सदर अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने प्रभार लेने वाले नामकुम के अंचल अधिकारी राम प्रवेश कुमार को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाए। इस दौरान वहां के पंचायत समिति के सदस्य और उप प्रमुख ने भी अपनी बात रखते हुए ज्ञापन सौंपा। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने 28 सितंबर 2024 को नामकुम अंचल में घटी इस घटना के वायरल वीडियो के संबंध में सदर अनुमंडल पदाधिकारी को स्थल जांच कर संलिप्त दोषी पदाधिकारी कर्मियों को चिन्हित करते हुए 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। राशन नहीं मिलने पर डीसी को लगाए फोन, अनाज भी मिला और डीलर पर भी हुई कार्रवाई। बोकारो जिला में सोनाबाद गांव के पीडीएस सैकड़ों लाभुक ने रविवार सुबह क्षेत्र के जिला परिषद के घर पहुंचकर पीडीएस डीलर हराधन तुरी के द्वारा 3 महीने से अनाज नहीं देने का आरोप लगाते हुए फरियाद लगाई। लोगों की इस फरियाद को जिला परिषद ने वीडियो कॉल के माध्यम से डीसी को दिखाया। डीसी ने वीडियो कॉल से सभी से बारी बारी करके बात की। डीसी महज आधे घंटे के अंदर घटना स्थल पर पहुंचकर एक्शन लेते हुए पीडीएस दुकान की जांच की और शिकायत को सही पाया। इस दौरान डीसी ने पुलिस सुरक्षा के बीच लाभुक को राशन दिलवाए और संबंधित पीडीएस दुकानदार पर मामला दर्ज करते हुए लाइसेंस कैंसिल करने का निर्देश दिया। डीसी विजय यादव ने पीडीएस दुकानदार पर फटकार लगाते हुए कहा कि अक्टूबर का अनाज आ चुका है, बावजूद इसके सितंबर महीने का अनाज नहीं बांटा गया था, जिससे कहीं न कहीं गरीबों को रजिस्टर में साइन कराकर उनके अनाज को बेचा जा रहा था। डीसी ने कहा कि गड़बड़ी सही पाई गई है और कार्रवाई भी होगी। घटना के बाद पूर्व जीप सदस्य पति संजय कुमार भी मौके पर पहुंचे और कहा कि लोगों के द्वारा लगातार पीडीएस दुकानदार की शिकायत मिल रही थी। घटना के बाद पूर्व जीप सदस्य पति संजय कुमार भी मौके पर पहुंचे और कहा कि लोगों के द्वारा लगातार पीडीएस दुकानदार की शिकायत मिल रही थी। आज जब लोगों की भीड़ जमा हो गई तो डीसी को इसकी जानकारी दी गई। लोगों की भीड़ और बातें सुनकर डीसी भावुक हो गए और मौके पर पहुंचकर लोगों को अनाज भी वितरित करवाया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी शालिनी खालको ने बताया कि जांच में गड़बड़ी की बात सही पाई गई है। डीसी ने इस मामले को लेकर पीडीएस दुकानदार पर आगे की कार्रवाई की बात कही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।